टाइम था 23 जून 2024 का, जब एक लड़की बाजार में गई हुई थी। बाजार से जब वो वापस अपने घर पर पहुंचती है तो उसने अपने घर के अंदर जाकर देखा कि यहाँ का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो वो अपनी माँ को, अपने भाई को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ से ना तो उसका भाई रिप्लाई दे रहा था और ना ही उसकी माँ। तो वो इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते अपने माँ के रूम में जा पहुंचती है और वहां पर जाकर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो रोते बिलखते उनके कमरे से बाहर आती है। लगातार वो रोती जा रही थी और उसके इस तरह रोने की आवाज उनके पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। उनके सारे ही पड़ोसी वहां पर आ पहुंचते हैं उनके घर पर और आकर उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो उस लड़की ने, जिसका की नाम काजल था, उसने कमरे की तरफ इशारा किया। सारे के सारे उनके पड़ोसी उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं और उस कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि इस घर में रहने वाली मीना देवी, जो कि इस टाइम 45 साल की थी, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और इसके साथ साथ काजल का भाई, जो कि अभी सिर्फ 24 साल का था, उसकी भी डेड बॉडी यहाँ पर साइड में पड़ी हुई है। तो उनके पड़ोसियों को पता चल गया कि इस तरीके से ये लड़की यहाँ पर क्यों चिल्ला रही थी। और उसके बाद जब वो पड़ोसी जाकर काजल से बातें करने लगते हैं तो काजल कहती है कि मैं अभी अभी बाजार से आई थी, करीबन 1-1.5 घंटे पहले मैं बाजार में गई थी और अब मैं जब वापस अपने घर पर आई हूँ तो यहाँ का ऐसा हल हो चुका है। और ये सारा ही मामला जब उनके पड़ोसी देख रहे थे, काजल ने आकर अपने परिवार वालों को संभाला था। तो इसी टाइम पुलिस के पास भी कॉल कर दिया जाता है। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। घर में आने के बाद पूरे ही घर का जब मंजर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि पूरा ही घर पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। और जब वो लोग मीना देवी के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि इनकी जो अलमारी है उसके अंदर जो लॉकर है उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से तोड़ा गया है और जो भी घर में कीमती चीजें मौजूद थी उन सारी ही चीजों को चुरा लिया गया है। पुलिस वाले एक तरफ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और काजल को उनके पड़ोसी वहीं साइड में बैठाए हुए थे, उसे सांत्वना दे रहे थे कि बेटा जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन आखिरकार तुम्हारी दुश्मनी किसके साथ थी और ऐसा कौन कर सकता है। और इस टाइम पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर जहाँ तक कि यहाँ का माहौल देखकर हमें अंदाजा हो रहा है जरूर यहाँ पर डकैती हुई है। चोर यहाँ पर आए होंगे, इनके घर पर जो भी महंगी चीजें मौजूद थी उन्हें उन्होंने चुरा लिया। लेकिन बीच में जब इसकी माँ आ रही थी, इसका भाई आ रहा था, तो इन दोनों को मार दिया होगा। और जिस तरीके का कि ये लड़की बता रही है कि ये बाजार में गई हुई थी तो हो सकता है ये बच गई होगी, लेकिन ये लड़की बाजार में किस टाइम गई थी, इसी तरीके के काफी सारे सवाल इस टाइम पुलिस वालों के दिमाग में थे। तो काजल पुलिस वालों के सामने जाती है और उसने सारी ही बातें पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि जनाब मैं लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच बाजार में गई थी, काफी सारा मुझे सामान अपने लिए लेना था, बहुत सारा और काम मुझे बाजार में था, तो मुझे वहां पर काफी देर लग जाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो और उनका बेटा राहुल आइसक्रीम खाना चाहता है। तो उसके भाई को आइसक्रीम खानी थी, उसकी माँ को भी आइसक्रीम खानी थी। अब इतनी देर तो हो ही चुकी थी मार्केट में, तो उसने यही बात सोची कि चलते चलते वो आइसक्रीम भी ले ले। और उसने अपने पास आइसक्रीम दिखाई कि ये जनाब मैं आइसक्रीम इन लोगों के लिए लेकर आई थी, लेकिन खाने के लिए अब ये जिंदा ही नहीं है। और इसी तरीके की बातें करते करते जो कुछ भी वो और डिटेल से पुलिस वालों को इस बारे में बता सकती थी वो सारी ही बातें वो पुलिस वालों को बता देती है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले इन दोनों ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस केस के ऊपर तहकीकात करने लगते हैं कि इस कांड के पीछे कौन हो सकता है या फिर कोई गैंग यहाँ पर आकर इस लूट को अंजाम देकर गई है। और इसी तरह से जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर छानबीन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने देखा कि इस घर में तो एक कैमरा लगा हुआ है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि जब काजल घर से जा चुकी थी तो इसके पीछे से कौन आया था इसके बारे में इस कैमरे से हम लोग पता लगा लेंगे। तो वो लोग जाकर उस कैमरे की सीसीटीवी वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये कैमरा तो सुबह से ही बंद है। इस बारे में वो लोग काजल से भी पूछते हैं कि ये कैमरा बंद क्यों है, अगर ये काम कर रहा होता तो ये केस काफी जल्दी सोल्व हो जाता। तो काजल ने इनकार कर दिया कि जनाब मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये कैमरा बंद कब हो गया। तो पुलिस वालों ने जब इस घर में कैमरा देखा था तो ये दिमाग में बात आई कि यहाँ पर और भी कैमरे हो सकते हैं। तो वो लोग उस गली में जितने भी कैमरे लगे हुए थे उन सारे ही कैमरों को जाकर चेक करने लगते हैं। और 1-2 कैमरे ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल इनके घर के सामने ही लगे हुए थे और अगर कोई व्यक्ति इनके घर में घुसता है तो उस कैमरे से पता चल जाएगा। जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, उस कैमरे को भी चेक करने लगते हैं और उन
कैमरों की जब उन्होंने वीडियो देखनी शुरू की तो पुलिस वालों को पता चलता है कि सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास इनके घर पर कोई आया था। साफ साफ वो लोग उस व्यक्ति को नहीं देख सकते थे क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने मुंह पर एक कपड़ा लपेट रखा था और पुलिस वालों को ये शक था कि पूरे ही दिन में सिर्फ और सिर्फ एक यही बंदा अजनबी इनके घर में आया था और इसने भी अपना अगर मुंह ढक रखा है तो जरूर इस कांड के पीछे यही होगा। वो लोग उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, उनके आस पड़ोस वालों से इस बारे में पूछते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन ये व्यक्ति है उस टाइम यहाँ पर आया था। तो वो लोग काजल के पास ही जा पहुंचते हैं और उन्होंने जाकर पूछना शुरू किया कि बेटा तुम्हारे घर पर सुबह 9 बजे के आसपास कोई व्यक्ति आया था, आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। और हम लोगों को पूरा शक है कि उस कांड के पीछे यही व्यक्ति है क्योंकि पूरे दिन में एक जो अजनबी व्यक्ति अपने आप को मुंह पर कपड़ा लपेटकर यहाँ पर आया था सिर्फ वही आदमी था। तो काजल ने एक बड़ा ही अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ वो घर पर मौजूद थी और इस व्यक्ति ने करीबन 1 घंटे के आसपास इस घर में टाइम बिताया था क्योंकि पुलिस वालों ने जिस तरीके से वो सीसीटीवी वीडियो देखी उसमें वो व्यक्ति करीबन 9 बजे के आसपास आया था और करीबन 10 बजे तक वो इसी घर में था। लेकिन काजल को इस बारे में नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है। पुलिस वाले काजल से यही बात पूछते हैं कि अगर तुम उस टाइम अपने घर पर ही थी, एक अजनबी व्यक्ति तुम्हारे घर पर आता है तो क्या तुमने आकर एक बार भी ये चीज नहीं देखी कि तुम्हारे घर पर कौन आया था। तो काजल इस बात से इनकार कर देती है। अच्छे से वो पुलिस वालों के सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, जिसके बाद पुलिस वालों को काजल के ऊपर ही शक होने लगता है कि कमाल की लड़की है, इनके घर पर कोई आया था, इस तरीके का कांड वो रच कर चला गया और इस लड़की को पता ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि ये जो लड़की ये बात बोल रही है कि ये करीबन 2 बजे के आसपास बाजार में गई थी, वहां से करीबन ये 3-3:30 बजे वापस आई थी और तब तक इसके परिवार के दोनों ही लोग ठीक ठाक थे। तो जरूर हमें ये बात लग रही है कि इस कांड के पीछे ये व्यक्ति नहीं है। और इस टाइम तक उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पुलिस वालों को पता चलता है कि जब ये लड़की यहाँ से करीबन 2 बजे के आसपास गई होगी, 3-3:30 के आसपास ये आ गई और करीबन 4 बजे तक हम लोग आ चुके थे। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें ये बात पता चली है कि इनकी मृत्यु को तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और ये लड़की तो ये बात बोल रही है कि ये करीबन 2 बजे के आसपास बाजार गई थी और उस टाइम तक इनके परिवार वाले सही थे। पीछे से इसकी माँ ने इसके पास मैसेज भी किए थे और इसका मतलब यही है कि जब तक ये लड़की वापस यहाँ पर आई अपने घर पर, यानी कि आखिरी का आधा घंटा, तब तक ये दोनों जिंदा थे। तो ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है ये ऐसा टाइम कैसे बता सकती है। ये सारी की सारी टाइमिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी, जिसके बाद पुलिस वालों को काजल के ऊपर ही शक होने लगता है। वो लोग काजल को पकड़ लेते हैं, अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं और वहां पर ये सारी ही चीजें डिटेल से बताते हैं कि बेटा तुमने ये बात कही थी कि आखिरी टाइम में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पास मैसेज किया था, 2 बजे तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, 9 से 10 बजे सुबह एक अजनबी व्यक्ति तुम्हारे घर पर आता है जिसे कि तुम भी नहीं पहचानती थी। और उसके अलावा जो अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसमें तो ये बात पता चल रही है कि तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने सुबह के टाइम ही अपनी जान गंवा दी थी। और तुम तो ये बोल रही हो कि जब 2 बजे तुम बाजार गई थी उस टाइम वो दोनों बिल्कुल सही थे। तो अब हम लोगों को पूरा यकीन हो चुका है कि इस कत्ल के पीछे तुम ही हो। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, बस तुम ये बात बता दो कि तुमने इन सारे ही कारनामों को अंजाम कैसे दिया और इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। तो काजल ने यहाँ पर जो कांड हुआ था उसका एक हिस्सा बताना शुरू किया। तो उसने बताना शुरू किया कि जनाब जब वो छोटी थी तो उसी टाइम से उसे बिल्कुल लड़कों की तरह रहना पसंद था। वो बिल्कुल लड़कों की तरह रहा करती थी, कपड़े वो लड़कों की तरह पहना करती थी और जितने भी वो दोस्त बनाया करती थी उनमें भी करीबन लड़के ही हुआ करते थे। दरअसल मामला ये था कि वो एक लेस्बियन थी, यानी कि उसे लड़कों में नहीं जबकि लड़कियों में इंटरेस्ट था। और यही कारण था कि उसके साथ पढ़ाई करने वाली एक लड़की के वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बता सकती थी, अपने भाई को, अपनी माँ को। आखिरकार वो बताती तो भी क्या बताती, जिसके चलते एक दिन उसने अपनी माँ से ये बात कही कि उसकी एक काफी ज्यादा खूबसूरत सहेली है कि उन्हें उसकी शादी हम लोग अपने भाई से करवा दें। और इस बात के लिए उसकी माँ भी मान जाती है। बाद में उसकी सहेली के साथ उसके भाई की शादी करवा दी जाती है। लेकिन शादी के कुछ एक दिनों बाद ही राहुल ने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को आपस में ऐसे हालातों में देख लिया जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो अपनी बहन से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है।
और उसके बाद उसकी बहन ने सारा ही मामला खोलकर सामने रख दिया। उसने सारी की सारी चीजें बता दी कि वो लेस्बियन है, उसे लड़कों में नहीं जबकि लड़कियों में इंटरेस्ट है और ये उसकी सहेली है जिसके साथ की वो काफी ज्यादा प्यार करती है। ये इससे वैसे तो इस घर में नहीं मिल सकती थी, लेकिन जब उसने अपने भाई के साथ उससे शादी करवा दी तो अब बिल्कुल ये हमेशा ही उसके पास रहा करती थी। पूरा दिन ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताया करते थे, अपना पर्सनल टाइम हो या फिर घर का नॉर्मल टाइम हो। अब इन दोनों की बिल्कुल मौज हो चुकी थी, लेकिन समस्या सामने ये आ चुकी थी कि उसके भाई ने ये सारी ही मौज करते हुए उन्हें पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी उस सहेली को, यानी कि जिसके साथ अब उसने शादी कर ली थी, उसकी पत्नी वो बन चुकी थी, वो उससे अलग हो जाता है। जिसके बाद वो जाकर दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन काजल उसकी उस पत्नी के ऊपर भी डोरे डालने लगती है और कुछ एक दिनों बाद ही राहुल की दूसरी पत्नी भी काजल की इस तरीके की हरकतों से परेशान हो जाती है और वो राहुल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब राहुल की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों की दोनों उसकी बहन के कारण पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और इन्हीं सारी चीजों को लेकर राहुल की माँ राहुल अपनी बहन से काफी ज्यादा खफा रहा करते थे। वो काफी ज्यादा गुस्सा उससे रहा करते थे कि आखिरकार वो प्राणी किस तरीके का है, चाहता वो क्या है, उसने तो हमारी जिंदगी ही बिल्कुल बर्बाद कर दी। काजल तो ऐसे में कुछ कर ही नहीं सकती थी, ये सारी की सारी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी और उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि ये दोनों के दोनों मेरे बीच के रास्ते का कांटा हैं। ये लोग मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं और आगे भी ये लोग किसी भी लड़की से मुझे नहीं मिलने देंगे, तो मुझे इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। और इसके तौर पर वो जा पहुंचती है अपने मामा के लड़के के पास, जिसका नाम की ईशांत था। दरअसल ईशांत और उसका छोटा भाई क्रिस अपनी सगी बुआ मीना से काफी ज्यादा नफरत किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ इस तरीके का था कि क्रिस और ईशांत के दादाजी की काफी साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब जो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी वो उसकी दादी के नाम पर थी, लेकिन क्रिस के माता पिता की उनके दादा दादी के साथ नहीं बना करती थी और जब उनके साथ उनकी नहीं बनती थी तो उसकी दादी ने एक टाइम ऐसा भी आया जब ये अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, जो कि 200 गज जमीन थी, एक घर भी उसमें शामिल था, वो सारी की सारी चीजें अपनी बेटी मीना के नाम कर दी। अपने बेटे को उसने कुछ भी नहीं दिया। उसका बेटा इन सारी ही चीजों को जानकर डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद वो शराब पीने लगता है। शराब पीते पीते एक टाइम ऐसा आया जब ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन क्रिस को और ईशांत को यही लग रहा था कि उसकी दादी के कारण उसके पिता की मौत हुई है, क्योंकि ना तो वो उनकी जमीन उनकी बुआ को देते और ना ही उनके पिता कुछ ऐसा कदम उठाते, तो उनकी बुआ के कारण ही ये सब हुआ है। और अब जो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी उनकी बुआ के पास जा चुकी है। उसके पिता उनकी जिंदगी से चले गए। वैसे भी बूढ़ी दादी थी, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने उनकी बुआ को दे दी, तो अब उनके हाथ कुछ भी नहीं बचा था। और अब वो दोनों अपनी बुआ से काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो एक छोटा सा भी अवसर उसे नुकसान पहुंचाने में नहीं छोड़ने वाले थे और इसके तौर पर काजल ईशांत के पास जा पहुंचती है। उसने जाकर ईशांत से ये बात कहनी शुरू की कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी माँ से काफी ज्यादा नफरत करते हो और तुम अकेले नहीं हो जो कि उनसे नफरत करते हो, जबकि मैं भी उनसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। उसने अपना सारा का सारा मामला बताया कि हमारे घर पर क्या चल रहा है और उसके माँ और उसके भाई के कारण वो भी शादी नहीं कर पा रही है। वो लोग शादी करवा रहे हैं उसके किसी लड़के से और वो शादी करना चाहती है किसी लड़की से और बार बार उनके घर वाले ही बीच में आ रहे हैं। तो इसमें वो ईशांत की मदद चाहती है। ईशांत ने कहा कि मैं ये सारा का सारा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा भाई इस काम को अंजाम जरूर दे सकता है। जिसके बाद ईशांत ने अपने छोटे भाई क्रिस को वहां पर बुलाया और पूरा का पूरा मामला समझाया और उसके बाद ये तीनों ही लोग इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद टाइम आया 23 जून 2024 का, जब इन लोगों ने प्लानिंग तो पहले से ही कर ली थी और क्रिस सुबह सुबह करीबन 9 बजे के आसपास जा पहुंचता है अपनी बुआ के घर पर। वो उस टाइम अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर गया था, क्योंकि उसे ये बात लग रही थी कि हो सकता है उनके आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर उसे देख लेता है तो वो बाद में पुलिस वालों को बता देगा कि हाँ इस तरीके से क्रिस यहाँ पर आया था और वो पकड़ा जाएगा। और वैसे भी अगर उनके घर में लगा हुआ कैमरे को देखा जाए तो उसे तो काजल बंद कर ही देगी। यही सारी बातें सोचते हुए वो अपने मुंह पर कपड़ा लपेटता है और जब पूरी की पूरी गली बिल्कुल खाली थी वो यहाँ पर आ पहुंचता है। यहाँ पर आने के बाद
काजल तो पहले से ही तैयार थी। उन्होंने एक रोड ली और मीना देवी के सिर पर एक रोड को मारा और दूसरा हमला उन्होंने राहुल के ऊपर कर दिया। ये जो हमले उनके सिर पर हुए थे, इसके कारण वो लोग थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगते हैं, उन्हें चक्कर आने लगे थे, खुद को वो लोग नहीं संभाल पाए, जिसके चलते वो वहीं पर गिर जाते हैं। और उसके बाद वहीं पर जो मोबाइल चार्ज करने की केबल रखी हुई थी, उससे काजल ने अपनी माँ का गला घोट दिया। उसके बाद उसने अपने भाई का गला भी घोट दिया और वो दोनों ही अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद क्रिस तो वहां से चला जाता है, लेकिन काजल वहीं पर डटी रहती है और करीबन 2 बजे के आसपास वो बाजार का बहाना जो उसे लगाना था, पहले से ही वो लोग प्लानिंग कर चुके थे, वो बाजार में चली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने माँ का भी फोन साथ लेकर गई थी और वहां पर जाने के बाद उसने अपनी माँ के मोबाइल से खुद के पास मैसेज कर लिया कि इस तरीके से मुझे भी आइसक्रीम खानी है, तुम्हारे भाई को भी खानी है और तुम आइसक्रीम ले आना, ताकि पुलिस वालों को इस बात पर विश्वास हो जाए कि आखिरी टाइम में इस महिला ने अपनी बेटी के पास मैसेज किया था और उस टाइम ये महिला बिल्कुल ठीक ठाक थी। और अगर ये लड़की बाजार में है, ये महिला घर पर है, तो ये इसका कत्ल कैसे कर सकती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए क्रिस को, तो वो तो सुबह आया था, इस टाइम तो किसी के ऊपर उसकी नजर गई ही नहीं होगी। दूसरी तरफ वो लोग इस चीज को भी दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर चोर आए थे, चोरी के चलते उन्होंने इसे मार डाला होगा, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर के अलावा उनकी गली में भी कैमरा लगा हुआ है और उससे इन सारी ही चीजों के बारे में पता चल जाता है। और जो थोड़े बहुत अंदाजे की कमी रह गई थी, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा कर दिया। इन दोनों ने ही मिलकर, काजल ने और ईशांत ने, ये बात सोची थी कि वो बाद में आराम से किसी से भी जाकर शादी कर पाएगी और जो इनकी जमीन वगैरह है, जितनी भी 200 एकड़ जमीन थी, एक घर था, वो सारी की सारी उसके बाद काजल के नाम हो जाएगी और काजल वो सारी जमीन अपने मामा के लड़के क्रिस और ईशांत को दे देगी। उसके बाद वो भी खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे। यही सारी प्लानिंग बनाकर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। लेकिन इस प्लान के बारे में सभी को पता चल जाता है और उसके बाद उन्हें पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं और अभी भी इस केस के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप लोग इस केस के बारे में और कुछ भी जानते हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाया? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि और लोगों को भी पता चल पाए कि वहां पर और क्या क्या घटा था। टाइम था 8 जून 2024 का, जब इंदौर के रेलवे स्टेशन पर रात के करीबन 10 बजे के आसपास नामदा महू ट्रेन पहुंचती है और सारे के सारे यात्री जो कि इस ट्रेन में आए थे वो उतरकर चले जाते हैं। गाड़ी का हर रोज का यही रूटीन था कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सारे के सारे पैसेंजर्स को उतार लेने के बाद गाड़ी धुलने के लिए चली जाया करती थी। और रात के करीबन 1 बजे का समय हो चुका था जब नाइट ड्यूटी पर कर्मचारी गाड़ी धोने के लिए आ जाते हैं। सारे के सारे वर्कर अपना अपना काम कर रहे थे, जो कुछ भी वो लोग उस ट्रेन में किया करते थे, कि तभी एक कर्मचारी की नजर वहां ट्रेन में मौजूद जो जर्नल डिब्बा था उसके नीचे सीट पर पड़ती है, जहां पर कि एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था। सबसे पहले तो कर्मचारी ने यही बात सोची कि जरूर कोई ना कोई पैसेंजर ही अपना बैग यहाँ पर भूलकर चला गया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस कर्मचारी को ये फील होने लगता है कि इस बैग से काफी ज्यादा गंदी बदबू बाहर आ रही है, तो वो उसे जाकर थोड़ा चेक करने लगता है। लेकिन जब उसने जस्ट थोड़ी सी ही उसकी जिप जब खोली थी तो उसको उसके अंदर से और ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है। वो इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, जिसके चलते वो सीधा का सीधा अपने सीनियर अधिकारी के पास जा पहुंचता है और वहां पर जाकर सारा का सारा मामला बताता है। उसका सीनियर अधिकारी उसके साथ उसी डिब्बे में आ पहुंचता है और वहां पर आकर उस बैग को सीट के नीचे से निकालता है। और जब वो लोग पूरे तरीके से इस बैग को खोल चुके थे तो उन्हें पता चलता है कि इस बैग में तो एक धड़ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक धड़ मौजूद है। अगर इस बॉडी को अगर देखा जाए तो इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और इसके पास इसका सिर नहीं है। और इस मंजर को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं। वो लोग आकर सबसे पहले यहाँ आसपास में जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था उसके लिए वो लोग जांच करने लगते हैं, लेकिन इस बैग के आसपास और कुछ भी नहीं था, जिसके चलते
पुलिस वाले इस बैग को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि ये महिला कौन हो सकती है। पुलिस वालों ने यहाँ आसपास में जो कुछ भी वो लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे सारी ही इंफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई भी ऐसा क्लू नहीं लगा जिससे कि पुलिस वालों को इस बात का अंदाजा हो पाए कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी है। 2 दिनों तक पुलिस वाले बिल्कुल इसी तरीके से इस केस के ऊपर काम करते रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। और अब पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि शायद ये मामला यूं ही ठंडा पड़ जाएगा। और इस घटना के करीबन 2 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि बिल्कुल इसी तरीके का एक हादसा ऋषिकेश में भी हो चुका है। वहां पर भी पुलिस वालों को, जो ऋषिकेश पुलिस थी, उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन वहां के अगर मंजर को देखा जाए तो वहां पर थोड़ा अलग था। वहां पर जो पुलिस वालों ने पाया था वो बिल्कुल इसी तरीके का एक ट्रॉली बैग था, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो वहां पर धड़ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हाथ, पैर और एक गर्दन मौजूद थी। तो इन दोनों ही मामलों को जब मिलाया जाता है, क्योंकि इन सारी ही चीजों को पता लगने में करीबन 2 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद ऋषिकेश पुलिस ने वो डेड बॉडी इंदौर के लिए भेज दी। और इंदौर में जैसे ही वो डेड बॉडी आती है तो इस धड़ के साथ उन हाथ पैरों को और उस गर्दन को मिलाया जाता है, और ये किसी और के नहीं जबकि इसी बॉडी के थे। पुलिस वालों को अब पता चल चुका था कि ये एक महिला है जो कि करीबन 25 से 30 साल की रही होगी, लेकिन अभी भी जो समस्या वाली बात है वो ये है कि इस महिला के बारे में पुलिस वाले कुछ भी नहीं जानते थे। वो लोग इसकी दोनों ही बैगों को अच्छे से चेक कर चुके थे, लेकिन कोई भी आईडी कार्ड वगैरह पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता है जिससे कि वो लोग अंदाजा लगा पाए कि ये महिला कौन है और आखिरकार ये कहां से आई है। अब सारे के सारे रूट को ही छान दिया गया था कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आधा शरीर का हिस्सा तो इसका इंदौर में मिला है, दूसरा ऋषिकेश में मिला है। तो इस बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये महिला कहां से हो सकती है। और इसी छानबीन के बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये इस महिला का हाथ है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। पुलिस वाले थोड़ा गौर से जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मीराबेन गोपाल भाई लिख रखा है। पुलिस वालों के पास इस क्लू के अलावा और कोई भी सबूत ऐसा मौजूद नहीं था जिससे कि वो लोग पता लगा पाए कि ये महिला कौन है। तो वो लोग इसी बारे में जानने लगते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच जो लोग रहते हैं वहां पर ये एक इस तरीके का रिवाज है कि अगर कोई लड़की है तो उसे अपने भाई का नाम अपने हाथ पर लिखवाना होगा, और हो सकता है ये महिला वहीं से हो। तो इस बारे में तो अच्छे से पता तब ही चल पाएगा जब कोई पुलिस वाला वहां पर जाए और इस महिला की फोटो अपने साथ लेकर जाए और वहां पर जाकर थोड़ी पूछताछ करे कि क्या वो लोग इसे जानते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही पुलिस वाले करते हैं। वहां पर जाकर जब अलग अलग गाँव में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इसी बीच पुलिस वाले माओ नाम के एक गाँव में जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर जब थोड़ी पूछताछ करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा सामने आता है जिसने कि ये बात कही कि जनाब ये तो मेरी पत्नी है। जिसके बाद पुलिस वाले उससे ही पूछताछ करने लगते हैं कि भाई तेरी पत्नी की कुछ इस तरीके की बॉडी हमें मिली है, आखिरकार उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन तुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो उस आदमी ने कहा कि जनाब सारा का सारा सबसे पहले आप मामला सुन लीजिए। ये घटना करीबन 6 जून की है जब मेरे बीच और मेरी पत्नी के बीच लड़ाई हो जाती है। वो लड़ाई में मेरा घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी और वो बिल्कुल ऐसा ही करती भी है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि अभी इसके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हावी हो चुका है और हो ना हो शाम तक ये वापस अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी और अभी भी वो वापस नहीं आई थी। जिसके बाद मैंने उसके घर वालों के पास फ़ोन करके पूछा कि इस तरीके से वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, लड़ाई करके वो मुझसे यहाँ से जा चुकी है, तो क्या वो अपने घर पर पहुँच गई। लेकिन उसके घर वालों ने ये बात कही कि वो अभी तक नहीं आई है। जिसके बाद मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी पूरी की पूरी रात मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनी मुश्किल से गुजरी थी। और जैसे ही अगली सुबह होती है मैंने सबसे पहले अगले वालों घर वालों से कंफर्म किया कि वो अपने घर पहुंची है या नहीं, और उसके बाद जब उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं यहीं पास में मौजूद जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट में दर्ज करवा कर आया था। और सारा का सारा मामला मैंने पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा घटा है। पुलिस वाले जाकर वहां पर पुलिस स्टेशन में जब चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि हाँ ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था। और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि हम लोगों को इस लड़की का परिवार मिल चुका है, इस महिला की पूरी डेड बॉडी मिल चुकी है, और अब हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। और उसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि एक गाड़ी तो ऋषिकेश की तरफ गई थी, दूसरी इंदौर की तरफ आई थी, तो हम लोगों को
उस स्टेशन के बारे में पता करना चाहिए जहां पर कि ये दोनों गाड़ी आपस में गुजरती हैं। जरूर ये सारा का सारा जो कांड हुआ है वहीं पर हुआ होगा। और उसके बाद पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट से उनको जो कुछ भी चाहिए था वो सारी की सारी मदद ले ली। और पुलिस वालों को पता चलता है कि ये दोनों जो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो जगह है उज्जैन। तो पुलिस वाले उज्जैन ही जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि रेलवे स्टेशन पर तो हजारों लोग रोजाना की रोजाना गुजरते हैं, तो किसी ने किसी को देखा है या नहीं, यहाँ पर हुआ क्या था, इन सारी ही चीजों के बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो वो लोग वहां पर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरा थे उन्हें ही खंगालने लगती है। पुलिस वालों ने बिल्कुल क्लियर अब सोच लिया था कि 6 तारीख को ये महिला अपने घर से निकली थी और उसके बाद 8 तारीख को हमें इसकी डेड बॉडी मिली है। तो जरूर ये सारा का सारा जो कांड हुआ होगा इन्हीं 2 दिनों के बीच हुआ होगा। और उसके बाद पुलिस वाले वहां पर लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन सभी को खंगालने लगती है। पुलिस वालों को इन सारी ही चीजों में काफी ज्यादा देर लगती है, लेकिन आखिरकार मीराबेन उन्हें दिखाई दे जाती है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मीराबेन अकेली नहीं है, जबकि इनके साथ एक आदमी भी मौजूद है। तो पुलिस वाले उस आदमी को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, उसका फोटो वगैरह उस सीसीटीवी कैमरा से ले लेते हैं जहां पर कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद उज्जैन की पुलिस को ये काम सौंप देते हैं कि इस आदमी के बारे में जरा पता लगाइए। उज्जैन की पुलिस पहले ही इस केस में शामिल तो हो ही चुकी थी, लेकिन जैसे ही इस बंदे का फोटो पुलिस वालों को मिलता है तो वो लोग इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और करीबन 1-2 दिनों बाद ही पुलिस वालों को इस बारे में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। और इस व्यक्ति का नाम था कमलेश पटेल। पुलिस वाले इसके घर का पूरा एड्रेस वगैरह निकाल कर उसके घर पर जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाकर जब कमलेश से पूछताछ करने लगते हैं तो कमलेश ने सबसे पहले तो उस महिला का फोटो देखा और उसके बाद कमलेश ये बात कहता है कि हाँ जनाब, ये महिला मुझे मिली थी, ये रेलवे स्टेशन पर मुझे मिली थी। वहां पर ये पता नहीं कहीं का पता मुझसे पूछ रही थी। मुझे अच्छे से तो याद नहीं कि वो कहां पर जाने वाली थी, लेकिन मुझे इस बारे में जरूर पता था कि यहाँ जो बाहर ऑटो वाले खड़े होते हैं उन्हें इन सारी ही जगहों के बारे में अच्छे से पता होगा। तो मैं उसे रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर आता हूँ। वहां पर किसी भी ऑटो वाले की तरफ मैंने इशारा कर दिया था कि आप इनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। और उसके बाद मैं वापस आ गया था। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो महिला कहां पर गई, उस ऑटो वाले ने उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया या फिर आगे क्या हुआ। ये सारे ही मामले बता लेने के बाद कमलेश इस बात से इनकार कर देता है कि जनाब आगे का मामला मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहां पर हुआ क्या होगा। तो पुलिस वाले वहां पर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। सारे के सारे जो ऑटो वाले थे उन्हें जाकर वो फोटो दिखाने लगते हैं। कोई भी ऑटो वाला ऐसा मौजूद नहीं था जिसने कि ये हाँ भरी हो कि हाँ जनाब मैंने उसे देखा था। तो आखिर में अब पुलिस वालों को ये कंफ्यूजन होने लगा कि इस तरीके से एक बंदा हमें मिला था, उसे भी इस बारे में नहीं पता, अब वो ऑटो वालों का नाम ले रहा है। तो आखिरकार वो महिला गई तो गई कहाँ पर। और इसी तरीके से तहकीकात करते करते जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो पुलिस वाले यही बात सोचते हैं कि हो सकता है कमलेश को कुछ ना कुछ पता हो जो कि वो हमसे छिपा रहा है। तो हम लोगों को उसके घर पर जाना चाहिए और उनके आस पड़ोस वालों से पूछना चाहिए सबसे पहली बात तो कि इसका बर्ताव कैसा है और ये आदमी किस तरीके का है। बिल्कुल ऐसा ही पुलिस वाले करते हैं। उसके कमलेश के पड़ोस वालों के पास जाते हैं। उस टाइम उसकी पत्नी भी घर पर ही मौजूद थी, कमलेश बाहर गया हुआ था। तो पुलिस वाले उसकी पत्नी से भी जाकर पूछताछ करते हैं और पुलिस वालों को देखकर उसकी पत्नी कुछ एक इशारे करने लगती है। उसकी बातें बिल्कुल भी पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये महिला कहना क्या चाहती है और अगर कहना भी चाहती है तो ये बोल क्यों नहीं रही है। और उसके बाद उनके पड़ोसियों ने बताना शुरू किया कि जनाब ये आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, दरअसल ये गूंगी है। लेकिन वो महिला फिर भी पुलिस वालों की तरफ अजीबोगरीब तरीके के इशारे कर रही थी। तो पुलिस वाले उसे अपने सारी की सारी कहानी बताते हैं कि कुछ इस तरीके से आपके पति को एक महिला मिली थी, आज के टाइम में वो महिला गायब है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। और इसी तरीके की सारी बातें बता लेने के बाद जब वो महिला लगातार इशारे वगैरह कर रही थी तो पुलिस वालों ने ये बात सोची कि इस महिला को जरूर कुछ न कुछ पता है जो कि ये हमें बता नहीं पा रही है। जिसके चलते वो लोग वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो कि अच्छे तरीके से इन गूंगे बहरे लोगों से बातें कर सकता था। इनके जो ये हाथों से ये लोग साइन वगैरह बनाते हैं इन्हें वो समझ सकता था। तो वो व्यक्ति आकर उस महिला से बातें करने लगता है। काफी देर तक वो आपस में बातें करते हैं इशारों ही इशारों में। और तब तक पुलिस
पुलिस वाले घर से बाहर आ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वो व्यक्ति भी घर के बाहर आ चुका था और घर के बाहर आने के बाद पुलिस वालों को आकर उसने सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू की, जो कि उस महिला ने इस व्यक्ति को बताई थी। उसने बताया कि ये महिला बता रही है कि इसका पति किसी महिला को लेकर अपने घर पर आया था। वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था, पता नहीं वो ऐसा किस लिए कर रहा था। और वो गूंगी बहरी थी, जिसके चलते वो अपने पति के साथ डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकती थी। बस उसने अंदाजा लगाया कि जरूर ये महिला इसकी कोई ना कोई रिश्तेदार रही होगी। जैसा कि आप लोग इसे पहले ही फोटो दिखा चुके हैं, तो इस महिला का ये कहना है कि जो ये फोटो वाली महिला है और जिसे इसका पति यहाँ पर लेकर आया था, ये वही महिला है। तो उसका पति यहाँ पर उसे लेकर आया। उसने यही बात सोची कि जरूर ये इसकी कोई ना कोई रिश्तेदार वगैरह होगी, बोल तो वो सकती नहीं थी। और यही बात सोची कि बाद में वो इसे इशारों में पूछ लेगी। और तब तक रात का टाइम हो चुका था। खाने पीने की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। हम तीनों ही बैठकर खाना खाने लगते हैं और उसके बाद रात हो जाती है। मैं सोने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, वो महिला सुबह सुबह उठकर बाहर जाकर फ्रेश वगैरह होकर वापस अपने घर के अंदर आती है। तो उसने देखा कि जो साइड वाला कमरा है उसमें उसका पति एक महिला को मार रहा है। और ये महिला कोई और नहीं वही थी जो कि एक रात पहले इसके पति के साथ यहाँ पर आई थी। वो इसके शरीर के अलग अलग हिस्से काटता जा रहा था। दोनों हाथ काटकर उसने पहले ही अलग कर दिए थे और अब उसके पैरों को वो वहां पर काट रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, चिल्लाने की वो कोशिश करती है, लेकिन उसके पति ने उसे वहीं पर चुप करवा दिया। वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है और उसका पति उसके शरीर के हिस्सों को डालकर दोनों अलग अलग बैगों में डालकर वहां से ले जाता है। और उसके बाद जब वो अपने आस पड़ोस वालों के पास पहुंचती है, उन्हें जाकर समझाने की कोशिश करती है, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उसने बताया कि जनाब, मैं कुछ इस तरीके से रेलवे स्टेशन से उस टाइम आ रहा था कि उसी टाइम मैंने देखा कि एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महिला यहाँ पर लोगों के सामने अपना वो पर्ची दिखा रही थी कि मुझे इस जगह पर जाना है, इस जगह पर जाना है। लेकिन सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। कोई तो ये बात बोल देता कि वो जाकर पूछताछ पर पता करे, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता। तो मैं उस महिला के पास जाता हूँ, उसके साथ कुछ एक देर बातें करने लगता हूँ और इसी बीच मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और किसी भी हालात में ये मुझे चाहिए। जिसके बाद मैंने उस महिला के पास जाकर मदद करने का नाटक किया। उसके पास मैं जाता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद उसकी पर्ची अपने हाथ में ले लेता हूँ और उसे ये बात कहता हूँ कि ये तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और आपको वहाँ पर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही सारी बातें बताते बताते मैं उसे रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर आता हूँ। बाहर आने के बाद मैंने ये बात कही कि ये जो जगह है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली है, तो आप ऐसा कीजिए, आराम से यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ खा लीजिए। लेकिन उस महिला का ये कहना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। जिसके बाद मैं उसे खाना खिलाने के बहाने से अपने घर पर ले आता हूँ और वो महिला भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि मैंने उसे सारी ही चीज़ें बता दी थी कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली है, पत्नी मेरी इस टाइम मेरे घर पर ही होगी, उसने खाना वगैरह बना रखा होगा। तो इन बातों को सुनकर वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर पर आने लगती है। लेकिन यहाँ पर घर पर आने के बाद जब हम लोग खाना खा रहे थे तो मैंने उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी और उसके बाद उसे एक दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है। मेरी पत्नी और मैं जाकर एक दूसरे कमरे में सो चुके थे और उसके बाद जब रात का टाइम हो चुका था तो मैं अपनी पत्नी के रूम से उस महिला के रूम में जाता हूँ और वहां पर जाकर अपने काम को अंजाम देने लगता हूँ। लेकिन जब इन सारी ही चीज़ों को मैं कर रहा था तो उस महिला की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो ये बात पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। मैं उस महिला को पता भी नहीं चलने देना चाहता था कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो अब वो जाग तो चुकी ही थी बीच में ही, तो मुझे उसका ज़बरदस्ती गला दबाना पड़ा। गला दबाने के कारण उस महिला की जान निकल जाती है और एक डेड बॉडी इस टाइम मेरे घर पर थी, जिसके चलते अब मैं उसे ठिकाने किस तरीके से लगाऊं, इसी तरीके के मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। और इसी बीच मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं इसे जहाँ से लाया था वहीं पर छोड़ आता हूँ अलग अलग दो हिस्सों में डालकर, तो कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं कर पाएगा। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करने लगता हूँ। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को मैं काट कर अलग अलग कर देता हूँ ताकि आगे चलकर किसी को पता ही ना चल पाए कि इसके शरीर के बाकी हिस्से कहाँ पर हैं। जिसके चलते शरीर के आधे हिस्से तो उसके ऋषिकेश पहुँच जाते हैं और आधे इंदौर पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये दोनों हिस्से मिला लिए
लिए जाएंगे और कुछ इस तरीके से पुलिस वाले मेरे घर पर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ बात अगर मेरी वाइफ के बारे में की जाए तो मुझे तो यही अंदाज़ा था कि ये तो गूंगी बहरी है, ये किसी को क्या बता पाएगी, लेकिन इसने तो सारी की सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने रख दी हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है तो उसे पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके ऊपर केस चलाने लगते हैं। ये सारी ही घटना घटी 13 जुलाई 2024 को, जब यूपी के मुरादाबाद में एक घर में रात को करीबन 1-1:30 बजे दो लोग आ घुसते हैं। ये घर अनिल चौधरी का था। वो लोग आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और अनिल चौधरी की वाइफ तनु चौधरी उन्हें देखकर काफी बुरे तरीके से चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद उनकी बेटी भी जाग जाती है और उन दो लड़कों में से एक लड़का वहां से भाग जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी अनिल चौधरी के ऊपर हमला कर रहा था। और जब उसे ये लगने लगा कि कुछ ही देर बाद तो इनके आस पड़ोस में रहने वाले सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि अब ये महिला चिल्ला रही है, तो वो भी वहां से भागने लगता है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, जबकि बीच में ही लड़खड़ाकर वहीं पर गिर जाता है। तनु चौधरी के चिल्लाने की आवाजों को सुनकर उनके सारे ही पड़ोसी वहां पर उनके घर पर आ पहुंचते हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले भी इनके घर पर आ पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर पुलिस वालों ने देखा कि तनु चौधरी का, इसके परिवार वालों का रो रो कर काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि अनिल चौधरी का यहाँ पर अगर इनके घर पर देखा जाए तो चारों तरफ ही खून फैला हुआ है। अनिल चौधरी को काफी बुरे तरीके से उन्होंने मार डाला था, जिसके चलते पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी तरफ उस महिला से ही बातचीत करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो तनु चौधरी ने सारी ही चीजें डिटेल से पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जनाब, मेरा नाम तनु चौधरी है और इनके पति का, जिनका कि अब कत्ल हो चुका है, उनका नाम अनिल चौधरी है। अब ये दोनों ही पति पत्नी बड़े ही आराम से रात को जब सो रहे थे तो दो लोग यहाँ पर आते हैं जो कि इनके साथ ही काम किया करते थे। शायद किसी बिजनेस की डील वगैरह के लिए वो लोग यहाँ पर आए होंगे या फिर पेमेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पर आए होंगे। जैसे ही उसके पति जाकर उनसे मिलते हैं, वो लोग यहाँ पर इनके रूम में आते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और जब तक वो कुछ समझ पाती, उन्होंने काफी बेरहमी से इनके ऊपर काफी सारे हमले कर दिए थे। अब ये घबरा चुकी थी, जिसके बाद ये चिल्लाने लगती है और आस पड़ोस के सारे ही लोग यहाँ पर आ पहुंचते हैं और बाद में वो दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस वाले अनिल चौधरी के बारे में जो कुछ भी वो लोग पता लगा सकते थे वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अनिल चौधरी पीतल के यहाँ के काफी बड़े एक व्यापारी हैं और बिजनेस के सिलसिले में काफी सारे लोग इनके पास आते रहते हैं। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि रात के अब करीबन 2 बजने वाले हैं, इस टाइम ये किस तरीके की डील कर रहे थे। और हो ना हो, ये सारा का सारा जो मामला है ये सिर्फ बिजनेस से नहीं जुड़ा हुआ है। और उसके बाद पुलिस वालों की नजर अनिल चौधरी की बेटी पर पड़ती है जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी। तो एक दो पुलिस वाले उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर आराम से उसे बैठा कर पानी वगैरह पिलाकर आराम से पूछने लगते हैं कि बेटा, यहाँ पर क्या हुआ था, क्या तुमने यहाँ पर कुछ देखा था जिससे कि हम लोग इस बात का पता लगा पाएं कि आखिरकार तुम्हारे पिता के साथ ये सब किसने किया और आखिरकार ये सब क्यों हुआ। तो उस लड़की ने ये सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू कर दी कि हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ। और वो पुलिस वालों को बताने भी लगती है। उसने बताया कि 2 लोग उसके पिता के ऊपर काफी बुरे तरीके से हमला कर रहे थे। एक कोने में खड़ी होकर उसकी माँ काफी बुरे तरीके से रो रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये सारा ही मंजर देखकर मैं भी काफी ज्यादा घबरा जाती हूँ। और उसके बाद उसने देखा कि यहाँ पर आसपास में जिस भी जगह पर वो देख रही है वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ है और इन दोनों ही लोगों ने उसके पिता को मार डाला है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच और जब उस बच्ची से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो उस बच्ची ने कुछ एक ऐसी बातें बताई जिसके चलते पुलिस वालों के दिमाग में अब खटकने लगा था कि हो ना हो जो कातिल है वो इनके काफी ज्यादा नजदीक का है। क्योंकि अनिल चौधरी की बेटी मानवी ने ये बात बताई कि जो वो कातिल थे जो कि यहाँ पर आए थे वो कन्हैया मामा के यहाँ पर काफी बार उसने देखे हैं। जब भी वो अपने काम पर जाती है या फिर कहीं पर भी उसे बाजार में जाना पड़ता है तो काफी बार उसने ये चीज देखी है कि ये दोनों के दोनों कातिल जो कि आज रात उनके घर पर आए हैं वो बहुत बार उसने कन्हैया मामा के यहाँ पर देखे हैं। मैंने देखा था कि पापा जी यहाँ पे कमरे में आके
बैठ गए, लेटा दिया है उनको। और 2 लोग आए थे, उनके चाकू मारे थे, यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ मारा था। और पूरे कमरे में ब्लड ब्लड हो गया था। और उन दोनों का नाम मोहित और अमोद था। मैं ट्यूशन जाती थी, वो मिलते। पापा जी को जानते थे वो? नहीं, जानते नहीं थे पापा जी को वो? पापा जी भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या कहा था पापा जी से, कैसे आए अंदर वो अंदर? उन्होंने फोन करा था और कहा था कि पैसे, फर्म के पैसे लेने आ जाओ, हम बाहर खड़े हुए हैं। बस इतना ही देखा था। आप कहाँ थे उस वक्त जब पापा जी के साथ ये सब हो रहा था? मैं सो रही थी, पापा जी चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। और फिर वो हम जब मैं उठ गई, मम्मी को उठाया था, फिर वो भाग गए थे। तो अब पुलिस वाले वापस तनु के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार ये कन्हैया कौन है। और उसके बाद तनु पुलिस वालों को कन्हैया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती है। अब वो थोड़ा घबराने लगी थी पुलिस वालों के साथ बातें करने में, और काफी सारी बातें पुलिस वालों को ये लग रहा था कि तनु हमसे छिपा रही है। तो पुलिस वाले तनु को ही अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद तनु अपने ही बयानों में फंस जाती है। और उसके बाद पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तुम सारा का सारा कांड आराम से बता दो, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जरूर हो ना हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम्हारा भी इसमें हाथ है। और उसके बाद तनु ने एक ऐसी कहानी बताई जिसके बाद पुलिस वालों का ये पूरा ही केस खुलकर सामने आ जाता है। तनु ने बताया कि उसकी शादी अनिल से करीबन 15 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उनको एक बेटी होती है। वो काफी ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर कि उनके घर में एक नया मेहमान आया है। लेकिन इस बच्चे के कुछ एक दिनों बाद ही दोबारा से उनके घर पर एक लड़की होती है। लेकिन तनु अब की बार थोड़ी निराश थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में एक बेटा चाहिए था। लेकिन लगातार उसे तो 2 बेटियां हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अनिल को देखा जाए तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही काफी ज्यादा खुश था। अक्सर तनु अनिल से कहा करती थी कि हमारी तो लगातार बेटियां होती जा रही हैं, लेकिन आगे चलकर अगर देखा जाए तो इनकी शादी कर दी जाएगी, ये अपने अपने घर चली जाएंगी और उसके बाद हम लोग अकेले रह जाएंगे। तो मुझे एक बेटा चाहिए। लेकिन अनिल का ये कहना था कि तुम थोड़ा शांति रखो, तुम्हें इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बेटा भी हमें हो जाएगा, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तनु को काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी कि हो सकता है अगली बार भी हमें अगर बेटी ही हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हो ना हो इसका जुगाड़ हमें पहले ही करना होगा। और अनिल इस बात से इनकार कर देता है कि ये सारी चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, ये तो सारी की सारी भगवान की देन है। और हो सकता है अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें बेटा भी जरूर हो जाएगा। यही सारी बातें बोलकर अब वो बिजनेस तो क्या ही करता था, पीतल का काफी बड़ा व्यापारी वो था, अपने काम पर चला जाता है। और अपने काम के सिलसिले में वो ज्यादातर टाइम अपने घर से बाहर ही रहा करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर तनु को देखा जाए तो वो अब घर पर काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। पूरा का पूरा दिन उसके दिमाग में यही बात चलती रहा करती थी कि अगर उनके घर पर बेटा नहीं होता है तो उनका क्या होगा। यही सारी बातें जब वो सोच रही थी तो एक टाइम ऐसा आया जब उसे पता चलता है कि अगर हम लोग पूजा वगैरह करवा लेते हैं, पाठ वगैरह करवा लेते हैं तो हमें लड़का जरूर होगा। और यही सारी बातें सोचते हुए वो काफी सारे मंदिरों में जाती है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करवाती है, बहुत सारे पंडितों से वो मिलती है। पंडितों के बाद वो तांत्रिकों के पास भी जाने लगी थी और वहां पर जाकर तांत्रिकों को अपनी सारी की सारी समस्या बताती कि उसे अपनी जिंदगी में एक बेटा चाहिए। अगर दूसरी तरफ अगर उसके पति को देखा जाए तो उसे इस बारे में कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट भी उसका नहीं है कि हमें बेटे की कितनी ज्यादा जरूरत है। और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोग जितना भी कहेंगे मैं उतना खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। इसी तरीके से तनु अगले काफी दिनों तक या फिर हम लोग कहें अगले काफी सालों तक यूं ही पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास और अलग अलग जगहों पर यूं ही धक्के खाती रहती है। और इसी तरह एक बार वो एक मंदिर में गई हुई थी जहां पर उसकी मुलाकात कन्हैया नाम के एक तांत्रिक से होती है। और वो कन्हैया को अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाती है कि उसे अपनी जिंदगी में एक बेटा चाहिए, पहले ही उसे 2 बेटियां हो चुकी हैं और इसका उपाय क्या हो सकता है और पुत्र प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सारी ही बातें वो कन्हैया को बताती है।
कन्हैया ये बात कहता है कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपके जैसे ही काफी सारी दुखिया यहाँ पर पहले भी आ चुकी हैं और मैंने उनकी मदद की है, तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। ये बात बोलकर कन्हैया उसे वहीं पर मंदिर में लेकर जाता है, काफी सारे हवन वगैरह वो उसके साथ करता है और काफी सारी विधियां वो उसे बताता है और लगातार ये बात कहता है कि अब अगर आपको बेटा ही चाहिए तो एक दो बारी में तो काम बनने से रहा, तो अक्सर आपको यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करनी पड़ सकती है और इसके अलावा काफी तरह के अलग अलग कर्म कांड हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तनु इन सारी ही चीजों के लिए तैयार हो जाती है और अक्सर अब वो कन्हैया के पास जाने लगी थी। अगले काफी दिनों तक वो लोग एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताते हैं और दूसरी तरफ जब अनिल को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है कि उसकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ इस तरीके के काम कर रही है, तो वो अपनी पत्नी को समझाता है कि इन सारी ही चीजों में हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी भगवान की देन होती है और तुम अपना कीमती टाइम और पैसा इन सारी ही चीजों में बर्बाद मत करो। तनु इस बात को सुनकर हाँ भर भी लेती है, लेकिन अभी भी वो लगातार कन्हैया से बार बार मिलती रहती है। अब वो ज्यादातर टाइम कन्हैया के साथ ही बिताने लगी थी क्योंकि उसके पति तो अपना पूरा का पूरा दिन बाहर ही रहा करते थे, हफ्ते में 2-3 बार ही वो बस आया करते थे और अब पूरा का पूरा दिन जब वो अपने घर पर अकेली रहा करती थी तो पुत्र प्राप्ति तो उसे करनी ही थी, तो अपना ज्यादातर टाइम वो कन्हैया के साथ बिताया करती थी। कन्हैया बीच बीच में इनके घर पर भी आया करता था और अपना काफी सारा टाइम ये इनके घर पर बिताया करता था। तो तनु ने अपने दोनों ही बेटियों को ये बात कहनी शुरू कर दी कि जो ये हर रोज बंदा अपने घर पर आता है ये कोई और नहीं जबकि तुम्हारा मामा है, इसका नाम कन्हैया मामा है। उसने ये सारी ही चीजें अपने पड़ोस वालों को भी बताई कि ये मेरा भाई है, कुछ इस तरीके से हम दोनों की रिश्तेदारी है। जो कुछ भी उसे बताना था वो सारी ही चीजें वो बता देती है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर कोई व्यक्ति किसी के घर पर जाता है तो आस पड़ोस वालों को ये सारी ही चीजें पता चल जाती हैं और वो लोग सवाल जवाब करेंगे कि हमारे आस पड़ोस में ये सब क्या चल रहा है। तो इस रिश्ते को पहले ही तनु ने नाम दे दिया था और अब जब ये लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहे थे तो ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तनु का ये कहना था कि जब तक उसके पति उसके साथ हैं वो उन्हें साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे और कन्हैया तो पहले से ही तैयार था। तो उसने ये बात कही कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा जिससे कि तुम्हारा पति हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो कन्हैया की नज़र तो अनिल की प्रॉपर्टी पर थी। वो तनु को एक चाबी की तरह यूज करना चाहता था और उसके बाद कन्हैया ने ये बात कही कि अब हमें क्या करना चाहिए। तनु ने कहा कि हम लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर भाग जाते हैं, वहाँ पर जाकर शादी कर लेंगे और आगे चलकर हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतने वाली है। लेकिन कन्हैया इन सारी ही चीज़ों से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो पैसे प्रॉपर्टी तो उसे मिलने वाली नहीं है और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगी तो वो तनु से शादी ही क्यों करे। तो उसने तनु से कहा कि हम लोग यहाँ से भाग तो जाएंगे लेकिन आगे चलकर गरीबी में गुजारा कैसे करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए जिसकी मदद से हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए और हम लोगों के बीच से अनिल भी हट जाए। तो तनु यही बात कहती है कि अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद कन्हैया ने अपना पूरा ही प्लान तनु को बताना शुरू किया कि हम लोगों को इसे जान से मारना होगा। तनु पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जब उसे ये चीज लगने लगती है कि उसका प्रेमी उसे ये सारी ही बातें बोल रहा है और आगे चलकर उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है, तो वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तनु के दिमाग में अभी भी ये बात थी कि इस काम को अंजाम कौन देगा। तो कन्हैया ने कहा कि मेरे 2 चेले हैं मोहित और आमोद, वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। वो तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पति को निपटा सकते हैं, लेकिन उसमें मदद तुम्हारी भी चाहिए होगी। तनु इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और उन लोगों ने आपस में बैठकर ये प्लान बनाना शुरू किया और उस प्लान के मुताबिक कन्हैया अपने उन दोनों चेलों को वहां पर उनकी गली के बाहर लेकर आ जाता है। बाइक पर लेकर वो उन्हें आ चुका था और उसके बाद उन दोनों ही चेलों को उनके घर पर भेज देता है। दूसरी तरफ अगर तनु को देखा जाए तो उसने रात को खाने के दौरान अपने पति को थोड़े नशे की दवाई दे दी थी और जो अपने घर का मेन दरवाजा था उसने उसे खुला छोड़ दिया था, जिसके बाद मोहित और आमोद इनके घर पर जा पहुंचते हैं
हैं। वहां पर ये दोनों के दोनों हथियार वगैरह अपने लेकर गए थे, जो कुछ भी वो लोग ले जाना चाहते थे, चाकू वगैरह। और जब वो लोग अनिल के रूम में पहुंचते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम तो जचा ही रखा था, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग अनिल के ऊपर हमला करने लगते हैं। अनिल थोड़ा हाँ तो चिल्लाता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इतने ज्यादा लगातार वो लोग हमले कर देते हैं कि अनिल वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन अनिल जब चिल्ला रहा था तो उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी बेटी की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो उनके कमरे में आती है और यहाँ का मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी बेटी ने देखा कि उसकी माँ एक कोने में खड़ी हुई है और वो काफी बुरे तरीके से चिल्ला रही है। दरअसल वो चिल्लाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब तनु ने ये चीज देखी कि उसकी बेटी यहाँ पर आ चुकी है, वो कातिलों के जस्ट साइड में ही खड़ी है और अगर वो नहीं चिल्लाती है तो उसकी बेटी को ये बात पता चल जाएगी कि जो उसके पिता का कत्ल हो रहा है और जो ये कातिल यहाँ पर आए हुए हैं उनकी माँ इन कातिलों से मिली हुई है। तो वो भी वहीं पर चिल्लाने लगती है और उनकी चिल्लाहट को सुनकर उनके पड़ोसी आने लगते हैं। मोहित तो तुरंत वहां से भाग जाता है तनु के जस्ट चिल्लाते ही, लेकिन दूसरी तरफ आमोद को देखा जाए तो वो अभी भी अनिल के ऊपर हमले कर रहा था और इसी हमले के दौरान हड़बड़ाहट के चक्कर में वो खुद की ही हाथ की नस काट लेता है, जिसके बाद उसके शरीर से भी काफी सारा खून बहने लगता है और जब वो यहाँ से भाग कर गया था उसका काफी सारा खून यहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वो बाहर चला तो जाता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, क्योंकि ज्यादा खून बह जाने के कारण, खून की कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। बीच में ही कहीं पर भी वो गिर जाता है और वहां पर गिरने के बाद उसके सारा का सारा ब्लड लॉस हो जाता है और वो भी वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। और जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे अनिल चौधरी की, उन्होंने डेड बॉडी को हिरासत में अपने ले लिया था। यहाँ आसपास में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे थे, तो उस टाइम उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी और मिली थी और वो आमोद की ही थी, जो कि इसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग रहा था। और अनिल की बेटी ने पहचान लिया था कि ये तो वही बंदा है जो कि उसके पिता के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग रहा था। तो पुलिस वालों के दिमाग में उस टाइम पहले तो ये कंफ्यूजन आ रहा था कि दो कातिल यहाँ पर आए, उनमें से एक कातिल तो बाहर मरा पड़ा है, तो क्या जो उसके साथ यहाँ पर आया था उसने ही उसे मार डाला। इसी तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में थे। लेकिन जब तनु ने ये सारी ही चीजें पुलिस वालों को बताई तो पुलिस वालों को सारा मामला समझ में आ चुका था और उसके बाद मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तनु भी इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में पहले से ही थी। तो अब कन्हैया को ढूंढा जाता है और कुछ इस तरीके से एक पत्नी ने अपने ही पति को मरवा डाला। पता नहीं इसका मेन कारण तो क्या था, क्योंकि उसका पति उसे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, ये खुद तनु बोल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका पति उसे प्यार कर ही रहा था तो वो कन्हैया के पास क्यों गई थी? इन सारी ही चीजों का जवाब ना तो पुलिस वालों के पास है और ना ही किसी और के पास। अगर आप लोग इस बारे में कुछ भी जानते हो या फिर अंदाजा लगा सकते हो कि तनु ने ऐसा क्यों किया, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।